विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पागलपन की विरासत। अध्याय 2, अंकल अरनिंदम की किस्मत। यह टैक्सी में था जब वे फिसलन भरी सड़क पर 17A हजरा रोड की ओर बढ़ रहे थे, जो मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी का सरत बोस मार्ग वाला पता था, कि मिस जोइता देव बर्मन ने अपने पास बैठे युवक और सामने बैठे इंस्पेक्टर की ओर युवावस्था की मोहक मुस्कान के साथ देखा और झूठ बोला। जो आदमी यार्ड में आपके साथ था। इंस्पेक्टर के एक अनिश्चित से प्रश्न के उत्तर में उसने कहा, ओह नहीं, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। वह उन्हें सीधे देख रही थी। उसके गालों पर रंग थोड़ा गहरा हो गया था। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी उलझन में थे और उनका मासूम थोड़ा सुस्त चेहरा गहरी सोच का हास्यास्पद रूप लेने लगा। लेकिन जब आपने उसे देखा, उन्होंने संकोचपूर्वक कहा, मुझे लगा आप बेहोश हो जाएंगी। और जब आप संभली तो आपने कहा था, वह कहाँ है। लड़की के गालों का लालपन और गहरा हो गया, लेकिन वह अब भी मासूमियत और आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी। ओह नहीं, उसने अपनी स्पष्ट थोड़ी बाल सुलभ आवाज में दोहराया। आपको जरूर कोई भ्रम हुआ होगा। मैंने तो उसे ठीक से देखा भी नहीं। वह मुझे कुछ भी नहीं कह रहा था। वह कैसे कह सकता था? उसकी आवाज में एक निश्चित अंतिमता का भाव था और उसके बोलने के बाद कुछ पल के लिए मौन छा गया। इंस्पेक्टर ने भैरवनाथ मुखर्जी की ओर देखा, लेकिन युवक की आंखें उसके विशाल चश्मे के पीछे भावहीन थीं। लड़की जैसे स्थिति पर विचार कर रही थी, क्योंकि कुछ देर बाद वह फिर भैरवनाथ मुखर्जी की ओर मुड़ी। देखिए, मुझे लगता है मैंने अपने आप को बड़ी मूर्ख स्थिति में डाल दिया है। मैं बहुत परेशान रही हूँ और आज कुछ खाया भी नहीं। आज सुबह बिना नाश्ता किए ही निकल पड़ी थी और दोपहर को भी समय नहीं मिला। और खैर, एक बात से दूसरी बात जुड़ती गई और शायद मुझे थोड़ी चक्कर सी आ गई। वह रुकी, यह जानते हुए कि उसकी सफाई बहुत विश्वसनीय नहीं लग रही। हालांकि मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी पूरी तरह संतुष्ट प्रतीत हो रहे थे। बिना खाए रहना बहुत खतरनाक है, उन्होंने गंभीरता से कहा। जैसे ही हम अंदर जाएंगे, लोग आपकी सेवा में लग जाएगा। मैं एक ऐसे आदमी को जानता था, उन्होंने गंभीरता से बात जारी रखी, जिसने चिंता और मानसिक तनाव में एक लंबा समय बिना खाए बिताया। इस कारण वह खाने की आदत ही भूल गया और जब एक भारी डिनर पार्टी में जाना पड़ा तो वह पूरी तरह भ्रमित हो गया। सोचिए, यहां सूप, वहां मुख्य व्यंजन और उसके डिनर जैकेट की हर जेब में सीपियों के खोल। पूरा मामला एक तमाशा बन गया। इंस्पेक्टर अपने मित्र की ओर आत्ममंथन की दृष्टि से देखते रहे, लेकिन लड़की, जिसे मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की विचित्रताओं का अनुभव नहीं था, ने अपनी पलकों के नीचे से एक संदेहपूर्ण नजर उसकी ओर डाली। आप वही मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी हैं, मानस दत्ता के दोस्त? उसने अनायास ही पूछा। भैरवनाथ मुखर्जी ने सिर हिलाया। मानस दत्ता और मैं अपनी उन्मादी जवानी में मिले थे, उन्होंने कहा। लड़की हंसी, एक घबराहट भरी तेज हंसी। मानस दत्ता नहीं, या फिर वो बदल गया है? उसने तुरंत ही उस टिप्पणी पर पछताया, क्योंकि वह तुरंत अपने मन की मुख्य बात पर आ गई। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। बिल्कुल, मानस दत्ता ने आपको लिखा था, है ना? मुझे डर है कि उसने आपको बहुत गलत छवि दी होगी। वह इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन ये गंभीर है। उसकी आवाज में एक स्पष्ट और सच्ची ईमानदारी झलक रही थी, जिसने उसके श्रोताओं को थोड़ा चौंका दिया। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी, आप एक तरह के प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, है ना? मेरा मतलब, मैंने आपका नाम पहले सुना था, इससे पहले कि मानस दत्ता ने मुझे बताया। मैं कालिम्पोंग में कुछ लोगों को जानती हूँ, प्रतीक भाई और पारुल पटेल। वे आपके दोस्त हैं, है ना? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी के चेहरे पर पसरी संतुष्ट मूर्खता की आदत वाली अभिव्यक्ति गायब हो गई। हां, वे हैं, उन्होंने कहा। दुनिया के सबसे प्यारे लोगों में से 2। सुनिए, बेहतर होगा मैं साफ साफ बता दूं। पहली बात, मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूं। अगर आपको डिटेक्टिव चाहिए तो ये रहे इंस्पेक्टर जगत मोहन, क्राइम ब्रांच में से एक। मैं एक पेशेवर साहसी हूं, सर्वोत्तम अर्थ में।
मैं आपकी मदद के लिए जो कर सकता हूं करूंगा। क्या परेशानी है? इंस्पेक्टर, जो भैरवनाथ मुखर्जी द्वारा अपने आधिकारिक दर्जे के स्पष्ट परिचय से थोड़ा चिंतित हो गए थे, लड़की की अगली बात सुनकर निश्चिंत हो गए। उसने उन्हें मोहक मुस्कान दी। ये पुलिस का मामला नहीं है, आपको बुरा तो नहीं लग रहा? वे हंसे। यह जानकर अच्छा लगा, उन्होंने कहा। मैं तो बस भैरवनाथ मुखर्जी का एक पुराना दोस्त हूं। मुझे लगता है कि वही आदमी है जिसकी आपको जरूरत है। लो, आ गए हम। मैं तुम्हें तुम्हारी क्लाइंट के साथ छोड़ता हूं, भैरवनाथ। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने लापरवाही से हाथ हिलाया। ठीक है, उन्होंने कहा। अगर मैं गंभीर मुसीबत में पड़ गया तो तुम्हें बता दूंगा और तुम मुझे तब तक लॉकअप में डाल सकते हो जब तक मैं खतरे से बाहर न हो जाऊं। इंस्पेक्टर चला गया और जैसे ही भैरवनाथ मुखर्जी ने टैक्सी वाले को पैसे दिए, लड़की ने चारों ओर देखा। वे शरद बोस मार्ग के एक छोटे से बंद रास्ते में थे, एक पुलिस स्टेशन के सामने खड़े थे, लेकिन बगल के एक दरवाजे के ऊपर लकड़ी की सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं। वही दरवाजा जिस पर लिखा था 17A। जब मैं आज दोपहर यहां आई थी, मुझे डर था कि मैं पुलिस स्टेशन आ रही हूं। जब ये पता चला कि आपका पता इसके ऊपर वाले फ्लैट का है तो मुझे बहुत राहत मिली। मैंने किसी से बात की थी जिसने मुझे बताया कि आप कहाँ मिलेंगे। एक थोड़ा अजीब इंसान था। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी थोड़े शर्मिंदा दिखे। वह अपनी पुरानी यूनिफॉर्म पहने था, है ना? उन्होंने कहा। वह वही पहनता है जब हमें किसी पर प्रभाव जमाना होता है। लड़की ने उन्हें सीधे देखा। मानस दत्ता ने आपसे कहा था कि मैं एक सन की बच्ची हूं, है ना? और आप मुझे दिन भर बहलाने की कोशिश कर रहे थे। जब कोई महान व्यक्ति गलती करता है तो उसका मजाक मत उड़ाओ, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा, उसे ऊपर की ओर ले जाते हुए। याद रखो, पैगंबर योना ने भी एक बड़ी चूक की थी। अब मैं पूरी तरह गंभीर हूं। 2 मंजिलें चढ़ने के बाद सीढ़ियों पर कारपेट बिछा था और दीवारों पर लकड़ी की पैनलिंग थी। अंततः वे तीसरी मंजिल पर एक भारी ओक के दरवाजे के सामने रुके। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने एक चाबी निकाली और लड़की ने खुद को एक छोटे से हॉल के पार एक छोटे आरामदायक कमरे में प्रवेश करते पाया, जो किसी अच्छे कॉलेज के कमरे की याद दिलाता था। हालांकि दीवारों पर लगे ट्रॉफी कुछ ज्यादा ही सनसनीखेज थे, जिन्हें शायद ही कोई छात्र इकट्ठा करने की सोच सकता। लड़की फायरप्लेस के सामने एक गहरे आर्म चेयर में बैठ गई। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने एक घंटी दबाई। थोड़ा खाना मंगवाते हैं, उन्होंने कहा। लुक का मानना है कि हाई टी ही वो एक खाना है जो जीवन को जीने लायक बनाता है। लड़की कुछ कहने ही वाली थी कि उसी पल मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी का नौकर आ गया। वह एक लंबा, उदास सा व्यक्ति था, जिसके फीके चेहरे को उसके विशाल काले मूंछों ने कुछ राहत दी थी। वह केवल शर्ट पहने था और जब उसने लड़की को देखा तो यह बात उसे थोड़ी शर्मिंदगी में डाल गई। लम्मे, मैंने सोचा आप अकेले हैं, उसने कहा। फिर लड़की की ओर एक क्षीण मुस्कान के साथ मुड़ा। माफ कीजिएगा मैडम, इस हालत में मिलने के लिए? बिल्कुल नहीं, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी बोले। आपकी मूंछें तो हैं, वह तो हाल ही की उपलब्धि है। उन्होंने जोईता देव बर्मन की ओर मुड़ते हुए जोड़ा। हमें उन पर गर्व है, क्या आप नहीं मानती? मिस्टर लुक का चेहरा बाल सुलभ संतोष छुपाने की कोशिश में और भी अधिक उदास हो गया। बहुत सुंदर है, लड़की बुदबुदाई, यह न जानती कि उससे क्या अपेक्षित था। मिस्टर लुग लगभग शर्म से लाल हो गए। इतनी भी बुरी नहीं है, उन्होंने संकोच से स्वीकार किया। हाई टी? भैरवनाथ मुखर्जी ने प्रश्नवाचक स्वर में कहा। इस महिला ने आज दिन भर कुछ नहीं खाया है, देखो क्या कर सकते हो लुग। उदासी से भरे उस आदमी का चेहरा थोड़ा जीवंत हो गया। मुझ पर छोड़ दीजिए, उसने कहा, मैं कुछ अच्छा बना दूंगा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी के विशाल चश्मे के पीछे एक क्षण को चिंता की झलक चमकी। हेरिंग्स नहीं, उन्होंने कहा। ठीक है, सब कुछ मत बिगाड़िए, मिस्टर लुग बड़बड़ाते हुए पीछे हटे। दरवाजे पर रुककर उन्होंने आगंतुक की ओर हसरत भरी नजर डाली। आपको शायद टिन में बंद हेरिंग और टोमेटो सॉस पसंद न हो, उन्होंने कहा। लेकिन लड़की के अनायास हुए चेहरे के भाव देखकर उन्होंने जवाब की प्रतीक्षा नहीं की और बाहर निकलते हुए दरवाजा बंद कर दिया। जोईता देव बर्मन की नजर
मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी से मिली और दोनों हंस पड़े। क्या प्यारे इंसान हैं। उसने कहा। जब आप उन्हें जान जाएं तो बिल्कुल आकर्षक, उन्होंने सहमति दी। वह पहले एक चोर था, आप जानती हैं। वही पुरानी कहानी, शरीर का आकार बिगड़ गया। जैसा कि वह खुद कहता है, जब आपके बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता सामने वाले हॉल के डबल दरवाजे हों तो आपकी स्टाइल पर असर पड़ता है। वह कई सालों से मेरे साथ है। एक बार फिर लड़की ने उसे लंबी पैनी नजर से देखा। देखिए, क्या आप वाकई मेरी मदद करने की बात गंभीरता से कह रहे थे? मुझे डर है कि कुछ गंभीर हो चुका है या होने वाला है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप, मेरा मतलब। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने सिर हिलाया। क्या मैं एक गंभीर पेशेवर हूं या सिर्फ कोई मजाक करने वाला? मैं आपकी भावना समझता हूं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं एक उच्च दर्जे का पेशेवर हूं। एक क्षण को उसके विशाल चश्मे के पीछे की पीली आंखें उतनी ही गंभीर और स्थिर थीं जितनी खुद लड़की की। मैं पूरी तरह गंभीर हूं, उन्होंने आगे कहा। मेरा यह हंसमुख मूर्खतापूर्ण व्यवहार ज्यादातर स्वाभाविक है, लेकिन यह मेरी पहचान भी है। मैं ईमानदार हूं, व्यवस्थित हूं और उतना ही रहस्यमय हूं जितना अगले साल का डर्बी विजेता, और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। क्या आप मुझे सब कुछ विस्तार से नहीं बता देंगी? उन्होंने मानस दत्ता का पत्र निकाला और उस पर नजर डाली। आपके एक अंकल गायब हो गए हैं, है ना? और आप परेशान हैं? यही असली परेशानी है ना? उसने सिर हिलाया। ये सुनने में बिल्कुल आम लगता है, मैं जानती हूँ, और अंकल इतने बड़े हैं कि खुद का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन बात कुछ अजीब सी है और मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। इसी डर के कारण मैंने मानस दत्ता से जबरदस्ती आपका पता लिया। देखिए, मुझे लगता है हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो हमारे परिवार के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, लेकिन जो शांति निकेतन की सोच से प्रभावित न हो और ग्रेट आंट से आतंकित न हो। भैरवनाथ मुखर्जी उसके सामने बैठ गए। तुम्हें मुझे परिवार के बारे में समझाना होगा, उन्होंने कहा। वे तुम्हारे कुछ दूर के रिश्तेदार हैं, है ना? वह आगे झुकी। उसकी भूरी आंखों में अपने विचार स्पष्ट करने की तीव्र इच्छा साफ झलक रही थी। आप अभी सबको याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इस समय की हमारी स्थिति का कुछ अंदाजा दे सकूं। सबसे पहले है ग्रेट आंट कोयना देव बर्मन। मैं उन्हें ठीक से बयान नहीं कर सकती, लेकिन 50 साल पहले वो एक महान महिला थी। ग्रेट अंकल डॉक्टर देव बर्मन की पत्नी, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय के मास्टर थे। तब से आज तक वो एक महान महिला बनी हुई है। वो पिछले साल 84 की हुई, लेकिन अब भी घर की सबसे जिंदा इंसान है और पूरे अधिकार से सब कुछ संभालती है। कुछ क्वीन एलिजाबेथ और पोप का मिला जुला रूप। जो ग्रेट आंट देव बर्मन कहती हैं, वही होता है। फिर है अंकल होरेन, उनके बेटे। उनकी उम्र 60 से ऊपर है और उन्होंने सालों पहले एक बड़ी कंपनी में धोखाधड़ी में अपना सारा पैसा गंवा दिया था, इसलिए उन्हें वापस लौटकर ग्रेट आंट के अधीन रहना पड़ा। वो उन्हें ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे वो कोई 17 साल का लड़का हो, और यह बात उन्हें बिल्कुल रास नहीं आती। फिर है आंट कालिंदी, उनकी बहन, ग्रेट आंट की बेटी। उन्होंने कभी शादी नहीं की और कभी घर को असली मायनों में छोड़ा भी नहीं। आप जानते हैं, उस जमाने में औरतें वैसे नहीं जाती थीं। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और उसके पीछे कुछ चित्र, नाम आदि टटपटाने लगे। उनकी उम्र 50 के करीब होगी, है ना? उन्होंने पूछा। लड़की थोड़ी असमंजस में थी। मालूम नहीं, कभी कभी लगता है कि वो ग्रेट आंट देव बर्मन से भी ज्यादा बूढ़ी है। वो बस इस इलाके की कुंवारी महिला है। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की आंखों में उनके चश्मे के पीछे से एक कोमलता झलक रही थी, थोड़ी कठिन स्वभाव की। जोइता देव बर्मन ने सिर हिलाया। थोड़ी सी। फिर है आंट काकोली, आंट कालिंदी की छोटी बहन। उन्होंने शादी की थी, लेकिन जब उनके पति की मौत हुई तो कोई पैसा नहीं बचा था, इसलिए उन्हें भी वापस घर आना पड़ा। वहीं से मेरी कहानी जुड़ती है। मेरी माँ उनके पति की बहन थी। मेरे माता पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी और आंट काकोली ने मेरी परवरिश की। जब संकट आया तो मुझे एक नौकरी मिल गई थी, लेकिन ग्रेट आंट देव बर्मन ने मुझे बुला भेजा और मैं पिछले 18 महीनों से सबकी एक तरह की संगिनी बन गई हूँ। मैं बिल भरती हूँ, फूलों की व्यवस्था करती हूँ, लिनन देखती हूँ, परिवार को पढ़कर सुनाती हूँ और इस तरह की सब चीजें करती हूँ। कभी कभी अंकल होरेन के साथ शतरंज भी खेलती हूँ। यानी सारी मस्ती की जिम्मेदारी तुम्हारी? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी बुदबुदाए।
वह हंसी। मुझे बुरा नहीं लगता। उन्होंने फिर से पत्र देखा। रुको, अंकल अरनिंदम कहाँ आते हैं? मैं देख रहा हूं उनका नाम सीली है। मैं उसी पर आ रही थी। देखिए, वो वास्तव में ठीक से अंकल नहीं है। वो मिसेस देव बर्मन के छोटे भाई के बेटे हैं। उन्होंने भी वही पैसा गंवाया जो अंकल होरेन ने, और लगभग उसी समय घर लौट आए। वो कोई 20 साल पहले की बात रही होगी। 20 साल? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी चौंक गए। तब से उन्होंने कुछ भी नहीं किया? ओह, माफ कीजिए, आपने मुझे चौंका दिया। जोईता देव बर्मन थोड़ी झिझकी। वो कभी काम में अच्छे नहीं थे, मुझे नहीं लगता, कम से कम। मुझे लगता है ग्रेट अंकल को ये बात समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने अपना ज्यादातर पैसा अपनी पत्नी को दे दिया, हालांकि उनका अपना भी बड़ा जमाना था। अब एक बात और है जो मैं असली मुद्दे से पहले बता देना चाहती हूँ। जब मैं कहती हूँ कि ग्रेट आंट सब कुछ संभालती हैं, तो मैं सचमुच का मतलब लेती हूँ। घर के जीवन का ढांचा वैसा ही है जैसा उन्होंने सन 1870 में तय किया था। घर पूरी तरह घड़ी की तरह चलता है। हर काम समय पर होता है। रविवार की सुबह सभी को मंदिर जाना होता है। ज्यादातर लोग कार से जाते हैं। वो 1913 की डेमलार है, लेकिन हम बारी बारी से ग्रेट आंट के साथ जाते हैं, जो गर्मियों में विक्टोरिया और सर्दियों में ब्रूम में जाती हैं। बूढ़े कोचमैन क्रिसमस भी उन्हीं की तरह बूढ़े हैं, लेकिन सब उन्हें जानते हैं और ट्रैफिक वहीं रुक जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी के चेहरे पर समझ की रेखा दौड़ गई। ओहो, मैंने उन्हें देखा है, उन्होंने कहा। मैं शांति निकेतन में मानस दत्ता के साथ था, जानते हो, तब देखा था उस सवारी को। हे भगवान, कितने साल हो गए। अगर वो घोड़ा ग्रे रंग का था तो वही है, पेकर, जो अतुलनीय है। खैर, रुकिए जरा, मैं कहाँ तक आई थी? हाँ, तो हम सब ग्रेट अंकल देव बर्मन के घर में रहते हैं, उदयान पथ पर, जो शहर से थोड़ा बाहर है। वो वही बड़ा एल आकार का घर है जो ऑर्फियस लेन के कोने पर पीछे की ओर स्थित है। उसके चारों ओर ऊंची दीवारें हैं। ग्रेट आंट अब उसे और ऊंचा करवाने की सोच रही है, क्योंकि जब लोग अब वहां से बस में गुजरते हैं तो दीवार के ऊपर से देख सकते हैं। सोक्रेटिस क्लोज, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। वह सिर हिलाई। आपको कैसे पता? एक दर्शनीय स्थानों में से एक, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने सरलता से कहा। कम से कम मेरी जवानी के दिनों में तो था। हाँ, अब सब कुछ काफी साफ हो गया है। अब आते हैं अंकल अरनिंदम पर। लड़की ने गहरी सांस ली। ये असल में पिछले शनिवार की रात खाने के वक्त हुआ। कहना थोड़ा अटपटा है, लेकिन मुझे लगता है आप समझेंगे। ग्रेट आंट बाकी सबको ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे वो सब आश्रित बच्चे हों, और स्वाभाविक है, क्योंकि सब काफी बूढ़े हैं और इंसान भी हैं, तो वे आपस में उस पुराने चिड़चिड़े तरीके से झगड़ने लगते हैं। मतलब, सबको छोड़कर प्यारी आंट काकोली को। वो तो बस प्यारी, भोली और थोड़ी लाचार सी हैं, लेकिन आंट कालिंदी उन पर बहुत रोब जमाती हैं। वो दोनों मर्दों पर भी रोब जमाने की कोशिश करती हैं और उन्हें ये बहुत बुरा लगता है, और वैसे भी वे एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। कभी कभी तो वे कई दिनों तक भयानक चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे ही एक बेकार से झगड़े का माहौल पिछले एक हफ्ते से चल रहा था, और मुझे लगता है अगर ग्रेट आंट बीच में न होती तो पूरा झगड़ा हो जाता। वो झगड़े बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, जैसे वो सुबह की चाय या रविवार को ग्रामोफोन नहीं सहती। खैर, हम डिनर कर रहे थे, 8 कोर्स का, सब कुछ बहुत औपचारिक और गंभीर, तभी जब माहौल बिल्कुल असहनीय हो चुका था और मुझे लगा कि अंकल होरेन खुद पर काबू खो बैठेंगे और अंकल अनिंदम के सिर पर टेबल स्पून से मार देंगे, चाहे ग्रेट आंट कुछ भी कहे। और आंट कालिंदी लगभग हिस्टेरिया की कगार पर थी, और आंट काकोली अपनी सलाद पर चुपचाप आंसू बहा रही थी। तभी अचानक कमरे के बीचों बीच से जबरदस्त धमाके की आवाज आई, जैसी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी थी। आंट काकोली चीख पड़ी जैसे कोई बहुत छोटी ट्रेन हो, और उठकर खड़ी हो गई। अंकल होरेन खुद पर से काबू खो बैठे और हेल या डैम या कुछ ऐसा ही कह दिया, अब याद नहीं क्या। आंट कालिंदी तो बस अपने हिस्टेरिया में समा ही गई थी, और अंकल अनिंदम का कांटा हाथ से छूट गया। तभी ग्रेट आंट अपनी ऊंची पीठ वाली कुर्सी में सीधी हो बैठी और अपनी उंगलियों से मेज पर थपथपाया। उनके हाथ सख्त और हड्डी जैसे हैं, जैसे उन्होंने हाथ में हाथीदांत की छोटी कूचियां पहन रखी हों। उन्होंने बहुत शांति से कहा, बैठो काकोली। फिर उन्होंने अंकल होरेन की ओर देखा और कहा, सच में तुम इतने सालों से मेरे घर में रह रहे हो और अब तक नहीं समझे कि मेरी मेज पर अभद्र शब्द नहीं कहे जाते? वैसे भी तुम सबको ये पता होना चाहिए कि उस घड़ी का वजन हर 15 साल में एक बार गिरता है। अंकल होरेन ने कहा, जी माँ, और फिर उस भोजन के दौरान कोई कुछ नहीं बोला। खाने के बाद तुमने दादाजी की घड़ी का दरवाजा खोला, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा।
और देखा कि उसका वजन गिरा हुआ था। यही तरीका है हम बड़े जासूसों का, तेजी से काम करना। वह सिर हिलाई। घड़ी के नीचे लकड़ी में साफ डेंट था। मैंने अनिंदिता से पूछा, वो हाउसमेड है, पिछले 35 साल से वही है। और उसने कहा ग्रेट आंट बिल्कुल सही थी, वजन 15 साल पहले गिरा था और वो आखिरी इंसान थी जिसने वजन को गिरने से पहले देखा था। मुझे पता है ये सब ज्यादा अहम नहीं लगता, लेकिन मुझे सब कुछ सही क्रम में बताना होगा, नहीं तो मैं हम दोनों को गड़बड़ा दूंगी। उसी पल लुक का आगमन हुआ। अब वह एक ग्रे ऊनी स्वेटर में चमक रहा था। उसने एक टी ट्रॉली धकेली जिस पर उसकी पसंदीदा चीजों का मिश्रित संग्रह था। लीजिए, हाजिर है, उसने गर्व से कहा। पॉटेड श्रिम्प, जेंटलमैन का स्वादिष्ट अचार, अंडे और थोड़ा बढ़िया चिकन। चाय मैंने बनाई। मुझे तो कोको पसंद है, लेकिन मैंने चाय बनाई। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। भैरवनाथ मुखर्जी ने उसे कमरे से बाहर इशारा किया और वह बड़बड़ाता हुआ चला गया, अकथनीय कृतज्ञता के बारे में। मैं तुम्हारे सोक्रेटिस क्लोज के वर्णन से समझ गया कि लुक को इस मामले से दूर रखना होगा, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने टिप्पणी की। जोईता देव बर्मन ने गंभीरता से उनकी ओर देखा। बेहतर यही होगा, उसने स्वीकार किया। खाने के दौरान उसने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। उसका चेहरा जीवंत था, लेकिन उसकी चिंता इतनी सच्ची थी कि उसमें किसी भी तरह की सनसनी फैलाने की मंशा नहीं लग रही थी। अंकल अनिंदम रविवार को गायब हो गए। अगर आप हमारे घर को जानते होते तो समझ जाते कि यह बात अपने आप में बहुत असामान्य थी। रविवार वो दिन होता है जब ग्रेट आंट कोए हम पर अपनी नजर रखती है लगभग पूरे समय, और अगर कोई चुपचाप निकलना चाहता तो रविवार बिल्कुल सही समय नहीं होता। उस दिन मेरी बारी थी 4 पहिए वाली गाड़ी चलाने की। ग्रेट आंट मई के अंत तक विक्टोरिया पर नहीं बदलती। हमें 20 मिनट पहले निकलना होता है बाकी लोगों के मुकाबले, और वे लोग आमतौर पर मंदिर के बाद ड्राइव पर निकल जाते हैं, इसलिए हम पहले घर पहुंचते हैं। उस रविवार को जब हम लौटे तो आंट कालिंदी और आंट काकोली पहले ही घर पर थी। उसने बात जारी रखी। ग्रेट आंट कोया इससे नाराज थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ड्राइव उनके लिए फायदेमंद होती है। उन्होंने बाकी लोगों के बारे में पूछा और आंट कालिंदी ने बताया कि अंकल होरेन और अंकल अनिंदम पैदल घर आ रहे हैं। यह अपने आप में थोड़ी अजीब बात थी, क्योंकि उन दोनों बुजुर्गों के बीच पिछले 1 हफ्ते से काफी तनाव चल रहा था। ग्रेट आंट को इसमें बहुत दिलचस्पी हुई। उन्होंने कहा कि उम्मीद है यह व्यायाम उनके लिए अच्छा होगा और कि उन्हें एक सज्जनों की तरह रहना सीखना चाहिए, न कि किसी मिलिशिया अफसर की जोड़ी की तरह। वो लंच टाइम पर बहुत चिड़ी हुई थीं जब तक वे नहीं लौटे थे। हालांकि आंट काकोली और मैंने दोपहर का खाना जितना देर से हो सके किया। हम खाना आधा खत्म कर चुके थे जब अंकल होरेन आए। वो बहुत गुस्से में और गर्मी से परेशान थे और उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था कि अंकल अनिंदम उनसे पहले क्यों नहीं पहुंचे। जितना हम उनकी बातों से समझ पाए, अंकल अनिंदम ने जिद की थी कि वो मंदिर से पैदल घर चलेंगे, जबकि अंकल होरेन नहीं चाहते थे और उन्होंने एक बेवकूफी भरे घुमावदार रास्ते पर चलने की कोशिश की। मुझे लगता है अंकल होरेन ने कहा था शीप्स मीडोज से। आखिर में वे रास्ते को लेकर झगड़ पड़े थे। वह थोड़ी देर रुकी और उस युवा व्यक्ति की ओर क्षमा याचना भरी नजरों से देखा। आप जानते हैं लोग कितनी मूर्खतापूर्ण बातों पर झगड़ते हैं अगर वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते। उन्होंने समझते हुए सिर हिलाया और वह आगे बढ़ी। स्वाभाविक रूप से अंकल होरेन बहुत कम बोलने वाले थे कि क्या कहा गया था, क्योंकि इस तरह के झगड़े की बातें बाद में दोहराने पर बहुत मूर्खतापूर्ण लगती हैं। लेकिन जाहिर है कि यह सब अंकल अनिंदम की गलती थी, या ऐसा अंकल होरेन ने कहा। अंकल अनिंदम सोनाझुरी पथ के रास्ते घर आना चाहते थे, जो कि बेशक बहुत लंबा रास्ता है। अंकल होरेन ठंड में थे और थोड़ा भूखे भी, और इसलिए थोड़ी देर साथ चलने के बाद जब वे दोनों जोर जोर से बहस करने लगे तो अंकल होरेन ने कहा, या उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा, उसने खुद को जल्दी से सुधारा, तुम अपने घटिया रास्ते पर जाओ अनिंदम, और भाड़ में जाओ, मैं अपनी राह जाऊंगा। तो वे अलग हो गए और अंकल होरेन लौट आए और अंकल अनिंदम नहीं, और वो अब तक नहीं लौटे हैं। वो जैसे गायब हो गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। वो भाग भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। मुझे ये पता है क्योंकि उन्होंने कलेक्शन प्लेट के लिए आंटी काकोली से 2.5 शिलिंग उधार लिए थे, और ग्रेट आंटी उन्हें वैसे भी ज्यादा पैसे नहीं देती, क्योंकि जैसे ही उनके पास पैसे आते हैं वो सट्टेबाजों को चले जाते हैं। आप इस आधार पर नहीं जा सकते, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने मददगार अंदाज में कहा। हो सकता है उन्होंने कुछ जीत लिया हो, लोग कभी कभी जीतते भी हैं। ओह, लेकिन तब नहीं, लड़की ने तीव्रता से कहा। देखिए, ये पूरी कहानी नहीं है।
ग्रेट आंटी का मानना है कि घोड़े की रेस पर पैसा लगाना सिर्फ पाप नहीं है, बल्कि यह अशिष्ट भी है, जो उनके लिए और भी ज्यादा गंभीर बात है। इसलिए भयंकर झगड़ों से बचने के लिए हम सब कोशिश करते थे कि अंकल अनिंदम की ये छोटी निवेश योजनाएं चुपचाप बनी रहें, नहीं तो बहुत भयानक दृश्य होता। वो ग्रेट आंटी से गुस्सा हो जाते थे और उनके प्रति छोटे छोटे चुभने वाले ताने मारते रहते जब तक वो पूरी तरह नाराज न हो जाएं और उन्हें उनके कमरे में भेज न दे जैसे वे कोई स्कूल के लड़के हों। फिर उन्हें जाना ही पड़ता था। शायद ये सब आपको बहुत झटका दे रहा हो। उसने क्षमा मांगते हुए जोड़ा। बिल्कुल नहीं, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने शिष्टता से कहा। आगे कहिए। तो मैं रोज शाम को कमरों में जाकर देखती हूँ कि अनिंदिता ने बिस्तर सही से ठीक किए हैं या नहीं। बेशक उसने हमेशा किए होते हैं, लेकिन ग्रेट आंटी चाहती हैं कि मैं देखूं। जब मैं रविवार रात अंकल अनिंदम के कमरे में गई तो वहां 2-3 चिट्ठियां मेज पर रखी थी, टिकट लगी हुई, पोस्ट होने के लिए तैयार, और एक अधूरी चिट्ठी थी जिसे शायद वो लिख रहे थे जब मंदिर की घंटी बजी। तो आप देख सकते हैं कि उनका कहीं जाने का कोई इरादा नहीं था। आप कहीं नहीं जाते और अपनी आधी चिट्ठियां बिना भेजे और एक अधूरी छोड़ देते। खैर, मैंने जो मुहर लगी थी उन्हें पोस्ट कर दिया और बाकी चिट्ठी पर ब्लॉटिंग पैड रख दिया। उनमें से एक उनके सट्टेबाज के लिए थी, बाकी का मैंने ध्यान नहीं दिया। जब वे सोमवार सुबह तक वापस नहीं आए तो ग्रेट आंटी बहुत कठोर और होंठ सटे हुए थी। खराब खून, जोईता देव बर्मन, उन्होंने मुझसे कहा। व्यक्तिगत अनुशासन का कोई बोध नहीं। अपने अंकल अनिंदम से कहना कि जैसे ही वह आए ड्राइंग रूम में मुझसे मिलने आए। आंटी कालिंदी और आंटी काकोली ने ज्यादातर समय गंभीर चुप्पी साधे रखी। मुझे लगता है कि आंटी काकोली ने बेचारा भटका हुआ अनिंदम जैसा कुछ कहा था, लेकिन आंटी कालिंदी ने उन्हें बहुत डांटा। अंकल होरेन बहुत पुण्यात्मा बनते फिर रहे थे। मुझे लगता है उन्हें यह अच्छा लग रहा था कि अंकल अनिंदम गायब हैं। वो जितना चाहे उतना घमंडी बन सकते थे, बिना इस डर के कि अनिंदम कोई ताना मार देंगे और उन्हें शर्मिंदा कर देंगे। सप्ताह के अंत तक बेशक हम सब थोड़े चिंतित हो गए थे और रविवार को आंटी कालिंदी ने पुलिस के पास जाने और SOS या कुछ प्रसारण करवाने की बात कही, अगर संभव हो। लेकिन ग्रेट आंटी भयभीत हो गई और अंकल होरेन ने उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अंकल अनिंदम की याददाश्त नहीं जा सकती, क्योंकि देव बर्मन परिवार से जुड़ा कोई भी व्यक्ति ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी पुलिस को अपने घर में नहीं बुलाया है और कभी नहीं बुलाएंगी, लेकिन अगर आंटी कालिंदी वाकई चिंतित है तो वे बाकी रिश्तेदारों को चिट्ठियां भेज सकती हैं और विनम्रता से पूछ सकती हैं कि क्या किसी ने अनिंदम को देखा है। आंटी काकोली ने हल्का सा हड़कंप मचा दिया जब उन्होंने कहा कि उन्होंने ये पहले ही कर दिया था, मंगलवार को जब अंकल अनिंदम लापता हुए थे और किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं था। तो फिलहाल बात वहीं खत्म हो गई। लड़की अब तेज बोल रही थी और उसके गाल बहुत चमक रहे थे। फिर सोमवार को 2 अजीब बातें हुई। सबसे पहले तो अंकल अनिंदम के नाम एक टेलीग्राम आया। अनिंदिता ने उसे सीधे मुझे लाकर दिया क्योंकि ये हमारी आपसी व्यवस्था थी ताकि ग्रेट आंटी को सट्टेबाज वाली बात न पता चले। जब वो बाहर होते तो कोई भी टेलीग्राम सीधे मेरे पास आता था। मैंने उसे खोला और उसमें लिखा था, टर्की कारपेट 75-1 पर जीत गया। बधाई, चेक भेजा जा रहा है। सिड, क्योंकि वो सट्टेबाज की तरफ से था तो उससे कोई खास मदद नहीं मिली, इसलिए मैंने उसे उनके कमरे की डेस्क की दराज में रख दिया। अगले दिन सुबह मुझे चिट्ठी का इंतजार करना पड़ा। वह रुकी और मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की ओर निर्भीक युवा आंखों से देखा। ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी और मैंने उसे उबाला या कुछ नहीं, मैंने बस उसे खोल लिया। देखिए, मुझे लगा कि अगर वो चेक छोटी राशि का हुआ तो अंकल शायद उसे लेने वापस न आए, अगर इसके बदले उन्हें ग्रेट आंटी से झगड़ा करना पड़े। लेकिन अगर राशि बड़ी हुई तो मुझे लगा कि वो अखबारों पर नजर रखे होंगे, उन्हें पता चल गया होगा कि उन्होंने कितना जीता है और वो किसी भी झगड़े की परवाह किए बिना लौटाएंगे। चेक देखकर मैं चौंक गई। ये लगभग 75,000 का था। मैंने उसे टेलीग्राम के साथ दराज में रख दिया और मुझे बहुत राहत महसूस हुई, क्योंकि मुझे यकीन था, पूरा यकीन, कि अंकल उसी दिन वापस आ जाएंगे। लेकिन दोपहर में एक बेवकूफ़ी भरी बात हुई जिसने मुझे डरा दिया, पता नहीं क्यों। एक आदमी आया था ग्रैंडफादर क्लॉक को देखने के लिए। उसमें कुछ देरी हो गई थी और वजन गायब था। वह युवा व्यक्ति की ओर संदेह से देखने लगी। मुझे लगता है ये सब बहुत ही तुच्छ लग रहा होगा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए चश्मे के पीछे से गंभीरता से उसे देखने लगे। नहीं, उन्होंने कहा, नहीं, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं। यह वाकई बहुत अजीब और घिनौनी बात है। आपने उसकी तलाश की, निश्चय ही सब लोगों से पूछा। ओह हाँ, बिल्कुल, हम हर जगह ढूंढते रहे,
लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला, और आप जानते हैं ऐसी चीजें यूं ही आसानी से खोती नहीं हैं। भैरवनाथ मुखर्जी ने सिर हिलाया। यह बहुत दिलचस्प है, उन्होंने कहा। आपने बाहरी मदद लेने का फैसला कब किया? कल। मैंने सोमवार की रात भर इंतजार किया, फिर मंगलवार भर, और फिर कल सुबह भी, और मैं और ज्यादा डरती गई। मैं ग्रेट आंटी के पास गई, लेकिन वो अब भी पुलिस को लेकर अडिग थी। आखिरकार मैंने उन्हें मना लिया कि मैं ये सब मामला मानस दत्ता के हवाले कर दूं। वो इस पर बहुत घमंडी हो गया, जाहिर है, लेकिन अंत में उसने मुझे आपके पास भेजा और मैं यहाँ हूँ। आह, मानस दत्ता, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी बोले। उसका इस मामले में ठीक ठीक क्या रोल है? वह पारिवारिक वकील बनने के लिए कुछ ज्यादा ही अपरिपक्व नहीं है? लड़की मुस्कुराई। शायद है, उसने सहमति में कहा। लेकिन आप उससे यह मत कहना। असल में उसका पिता पुराने हिमाद्री दत्ता ग्रेट आंटी के असली सॉलिसिटर हैं, लेकिन वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और स्वाभाविक रूप से अब ज्यादातर काम मानस दत्ता ही करता है। समझ गया, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी बोले। आप अंकल अरनिंदम को ढूंढना क्यों चाहती हैं? जरा ठीक ठीक बताइए। उनके सवाल की अचानकता से वह थोड़ी चौंकी और कुछ पल रुक कर जवाब दिया। साफ साफ कहूं तो मैं नहीं चाहती, मतलब निजी रूप से नहीं, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अंकल अनिंदम कोई प्यारा इंसान नहीं है, लेकिन वैसे भी उनमें से कोई भी सच में नहीं है, शायद बेचारी आंटी काकोली को छोड़कर, या फिर ग्रेट आंटी, एक डरावने तरीके से। घर अंकल अनिंदम के बिना ज्यादा शांत है, लेकिन मैं उन्हें इसलिए ढूंढना चाहती हूँ क्योंकि मैं डरी हुई हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि वो ठीक है, कि कुछ भयानक नहीं हुआ है। समझ गया, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी धीरे से बोले। मुझे लगता है आपने कुछ कदम उठाए होंगे। आपने खुद भी उनकी तलाश की। आप निकली उन्हें ढूंढने। मेरा मतलब है, कहीं वह किसी खड्ड में पैर मुड़वा के तो नहीं पड़े हैं, या कहीं बोर में ठहरे तो नहीं हैं? उसने नाराजगी भरी निगाह से उनकी ओर देखा। ओह बिल्कुल, मैंने वो सब किया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उनका कोई अता पता नहीं है। मैं इधर उधर शोर मचाकर नहीं घूमी, आप समझते हैं ना, क्योंकि खैर, शांति निकेतन जैसे शहर में बिना कुछ किए ही अफवाहें तेजी से फैल जाती हैं। मुझे डर है कि आप सोचेंगे कि इतनी कम जानकारी के साथ आपके पास आना मेरी गुस्ताखी है, लेकिन ओह, मुझे नहीं पता, मैं बस डरी हुई हूँ। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने सिर हिलाया। आपको डर है कि उनके साथ कोई साधारण दुर्घटना से ज्यादा गंभीर बात हुई है, उन्होंने कहा, और फिर खुलेपन से जोड़ा, और इसके अलावा आपके मन में कुछ और भी है ना? अब जब इंस्पेक्टर यहां नहीं है, तो क्या आप मुझे नहीं बताएंगी वह आदमी कौन था जिसे देखकर आप इतना चौंक गई थीं? लड़की चौंकी और उनकी ओर मुड़ी। उसके गालों पर रंग तेज हो गया। आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे झूठ बोल रही थी। मैंने उसे पहचाना था, लेकिन उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। कृपया उसके बारे में सब भूल जाइए। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी कुछ देर तक चुप रहे, सामने देखते हुए, जैसे उनके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था। फिर उन्होंने उसकी ओर देखा। आप शायद सही हों, उन्होंने कहा, लेकिन मेरा मानना है कि हमें शुरुआत साफ साफ करनी चाहिए। मुझे आंख बंद करके किसी चीज में उतरना पसंद नहीं है। उसने गहरी सांस ली। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, कृपया उसे भूल जाइए। क्या आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी उठ खड़े हुए। उसे लगा जैसे वह यह सोच रहे हों कि कैसे विनम्रता से मना किया जाए बिना रूखा लगे। तभी लुक दरवाजे पर प्रकट हुआ। टेलीग्राम, उसने कहा। बच्चा इंतजार कर रहा है, कोई जवाब है? भैरवनाथ मुखर्जी ने नारंगी लिफाफा फाड़ा और अंदर की पतली शीट को फैलाया। हेलो, उन्होंने कहा, यह मानस दत्ता का है। एक असली शांति निकेतन टेलीग्राम, जरूर बहुत खर्चा आया होगा। सुनिए, क्या आप तुरंत जोईता देव बर्मन के साथ लौट सकते हैं? यहां कुछ बहुत डरावना हुआ है। कृपया अपनी पेशेवर मदद दें। मैंने आपके लिए आपका कमरा तैयार करने को कह दिया है। शाम के अखबार देखिए, अगर मैं कॉमेट को जानता हूं तो वहीं होगा। मानस दत्ता। जोईता देव बर्मन उछलकर खड़ी हो गई और मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी के कंधे के ऊपर से झांकने लगी। भयावह घटनाक्रम, उसने भर्राई हुई आवाज में कहा। ओह, क्या हुआ? क्या हो गया? भैरवनाथ मुखर्जी ने लुक की ओर देखा, जो दरवाजे से पूरे दृश्य को एक तरह की पेशेवर रुचि के साथ देख रहा था। कोई जवाब नहीं, उन्होंने कहा। वैसे तुम जाकर एक कॉमेट ले आओ। लेट स्पेशल किचन में है, मिस्टर लुग ने शाही अंदाज में कहा।
और मुझे लगता है मुझे पता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। 1 मिनट ठहरिए। 2 मिनट बाद वह लौट आया। लीजिए, उसने कहा और पहले पन्ने के कॉलम के ऊपर एक पैरा की ओर इशारा किया। जोईता देव बर्मन और भैरवनाथ मुखर्जी ने साथ मिलकर हेडलाइन पढ़ी। प्रसिद्ध विद्वान का भांजा नदी में गोली लगे हालात में मृत मिला। 10 दिन से लापता शांति निकेतन। गुरुवार हमारे विशेष संवाददाता से। आज सुबह यूनिवर्सिटी के स्नान स्थल के पास कोपाई नदी से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे और सिर में गोली लगी थी। अब उसकी पहचान श्री अरनिंदम सीली के रूप में की गई है, जो विश्व भारतीय विश्वविद्यालय के दिवंगत डॉक्टर देव बर्मन के भांजे थे। श्री सीली पिछले 10 दिनों से उदयानपथ स्थित अपने निवास से लापता थे। शांति निकेतन पुलिस ने अब तक यह तय नहीं किया है कि क्या इस रहस्यमयी मामले की तह तक जाने के लिए कोलकाता पुलिस की मदद ली जाएगी, जो वर्ष के सबसे सनसनीखेज मामलों में से एक साबित हो सकता है। जैसा कि हमारे पहले संस्करणों में विशेष रूप से रिपोर्ट किया गया था, यह खोज यूनिवर्सिटी के 2 भारतीय छात्रों द्वारा की गई। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें, ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।